नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां चांदनी चौक के पास इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कल रात भीषण आग लग गई। आग दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी थी। चांदनी चौक का भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा बाजार है। आग की खबर लगते ही मौके पर 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की वजह से आग तेजी से फैली। आग इतनी भयानक स्तर पर लगी थी कि 40 से ज्यादा फायर दमकल की गाड़ियां होने के बावजूद भी बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी आग कल रात से आज सुबह तक धधक रही है। बताया जा रहा है कि इस आग में चांदनी चौक के पास भागीरथ पैलेस मार्केट की करीब 30 से 40 दुकानें जलकर खाक हो गई और इसके अलावा 2 इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। संकरी गलियां होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को अंदर जाने में काफी दिक्कत हो रही है। करीब रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाई है और इसमें अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग की चपेट में 1-2 नहीं बल्कि कई दुकानें आई हैं और करोड़ों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भागीरथ पैलेस की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस की ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली में, जो इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा बाजार है। और अचानक ही वहां पर आग लग जाती है और इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की वजह से आग काफी तेजी से फैल गई। और इस बीच खगड़िया से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से अगलगी की घटना घटी और 3 लोग आग में झुलस गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चौथम प्रखंड के हरदिया पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो खगड़िया में अगलगी की घटना घटी है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने शादी के मटकोर में जा रहे करीब 6 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सभी घायलों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना NH 31 पर हुई है। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि मटकोर में सभी डीजे की धुन पर नाच गा रहे थे और तभी तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को रौंद डाला। थोड़ी ही देर में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने बस चालक और खलासी को पकड़कर उसकी पिटाई भी की है। सब गाड़ी आ रहा था तो ये पीछे से जो आया ये अपना ऑन रोड में, तो वो मोड़ के अपना इसको धक्का मारते हैं। NH बलदानी दुर्गा स्थान के पास ये जा रहे थे मटकोर के मटकोर के संग में थे। एक मैक्सी चालक था, तेजी वो लापरवाही से गाड़ी चला के बराती में जा रहा था शादी ब्याह में। उसको पैदल जाने वाला बच्चन को धक्का मार दिया, जिसमें 2 आदमी का पैर टूट गया है। कुल कितने आदमी जख्मी हैं? 4। कहाँ की घटना है ये कौन बलिदानी मंदिर के पास के NH 31 का घटना। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर का बताया जा रहा, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक मैरिज हॉल के संचालक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है। मृतक मैरिज हॉल के संचालक की पहचान मनोहर सिन्हा के रूप में की गई है। वहीं जिस जगह से शव को बरामद किया गया वहां किसी भी तरह के खून के धब्बे मौजूद नहीं थे, जिससे आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि किसी अन्य जगह पर उसकी हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया हो। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। और खबर राजधानी पटना से, जहां दुकानदारों ने एकजुट होकर शातिर ठग को पकड़ लिया है, जो दर्जनों दुकानदारों का उधार के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। दरअसल सूरज नाम का शख्स दुकानों में जाकर चंद पैसे देकर लाखों की खरीदारी करता और बाद में पैसे नहीं देता था। दुकानदारों ने इस ठग को पकड़ लिया और पाटलिपुत्र थाना ले गए, लेकिन पुलिस काफी देर तक दुकानदारों को बिठाए रखी और जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तब दुकानदारों के आवेदन पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कि हम लोग क्या गेस्ट हाउस में रहे और खाना वाना खाए, पेमेंट पूरा नहीं दिए।
कितना पेमेंट दिया? मेरा 75,000 रुपया बकाया है। और जब आपने मांगा तो फिर ये क्या कहना है? 60,000 का चेक दिए हैं, जो कि इनके खाता में पैसा नहीं है। अच्छा, तो चेक आपने बाउंस हो गया? नहीं, इनके खाता में पैसा ही नहीं, बाउंस करा के डेट खराब करने से चेक भी खराब हो गया। आप लोग लगभग 15 लोग पहुंचे कंप्लेन और पकड़ कर ठग को थाने में। जी। क्या कहाँ के रहने वाले हैं ये? जगनपुरा का दिया हुआ। जगनपुरा पैसा दिए, 2-3 बार अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, हम पर विश्वास जमाए और उसके बाद लास्ट में 200-250 बोरा सीमेंट लेके और उसके बाद चेक देके, चेक भी बाउंस कर गया इनका। और पैसा देने पर हम लोग को गाली गलौज करते हैं, मारने का धमकी देते हैं, कहते हैं कि उठवा लेंगे ये वगैरह। आज हम लोगों ने इनका रास्ते में दिखे तो हम लोग इनको पकड़ के थाना में को सुपुर्द कर दिए, लेकिन थाना में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मुजफ्फरपुर में राइस मिल का बॉयलर फटने से 3 लोग झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना मुजफ्फरपुर में घटी, जहां सभी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है, जबकि एक मामूली रूप से व्यक्ति झुलसा हुआ है। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी की बताई जा रही है, जहां एक राइस मिल में गुरुवार की शाम तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया, जिससे खौलता हुआ पानी वहां काम कर रहे 3 लोगों के ऊपर आ गिरा, जिससे तीनों के चेहरे, पीठ और शरीर जल गए। हादसे में 2 मजदूर मिथिलेश मांझी और अमरजीत की हालत नाजुक बनी हुई है और दूसरी ओर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही। स्थानीय लोग भी कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे हैं। घायल संचालक ने बताया कि काम करते वक्त गर्म पानी के ड्रम में एक ईंट गिर गई थी, जिसकी वजह से पानी का छींटा वहां मौजूद लोगों पर जा गिरा, जबकि राइस मिल में एक ड्रम की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही। ईंटें भी बिखरी पड़ी है, कुर्सियां टूटी हुई है, सामान बिखरा पड़ा है, दीवार तक क्षतिग्रस्त है, जो एक बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा है। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में पूजा सिंघल ने जमानत की अपील की है। उन पर खूंटी और चतरा में डीसी पद पर रहते हुए घोटाले के आरोप लगे हैं और इसके खिलाफ अरुण कुमार दुबे ने याचिका दायर की, जिसमें पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाले के पहले एसीबी जांच कर रही थी, जिसके बाद अभी फिलहाल ईडी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और इस बीच पूजा सिंघल की जमानत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पिछली बार जमानत के लिए पूजा सिंघल ने फर्जीवाड़े का सहारा लेने की कोशिश की थी। पूजा सिंघल ने जमानत के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिल गई थी, जिसके बाद ईडी के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका का विरोध किया था और इसी विरोध की वजह से 3 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान जमानत याचिका सिरे से खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल आरोपी है और फिलहाल अभी जेल में बंद है और इसी मामले को लेकर जो उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है, इस कड़ी में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? खासकर जो खूंटी और चतरा में जो रहते हुए बतौर उपायुक्त जो मनरेगा घोटाला हुआ था उससे संबंधित सुनवाई है, लेकिन जो मामला आ रहा है कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देने का, वो दरअसल 3 नवंबर का मामला है, जब पूजा सिंघल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी गई थी और जमानत याचिका को जो आधार बनाया गया था उसमें फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की गई थी। लेकिन संजोगवश ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी वहां थी, उन्हें जानकारी लग गई और ईडी के अधिवक्ता ने बाकायदा कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया और बाकायदा ईडी के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई कि जमानत के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट को आधार बनाया गया है, जो कि ऑर्डर शीट में लिखा हुआ भी है और जिसको देखते हुए वहां पर जो है जो ईडी के जो अधिवक्ता है उनके पक्ष से कोर्ट भी संतुष्ट नजर आया और फाइनली उनकी जमानत याचिका जो है 3 नवंबर को खारिज हो गई थी। लेकिन आज सुनवाई होनी है, जो कि मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और खूंटी और चतरा में रहते हुए जो मनरेगा घोटाला हुआ और जिसमें जो सबसे पहले इसकी जांच जो है निगरानी की ओर से की गई थी और निगरानी की जांच से चूंकि संतुष्टि नहीं हो पाई, इसलिए इस पूरे मामले को ईडी को सौंप दिया गया। लेकिन इस मामले में जो आपको याचिका करता है अभय कुमार दुबे, उनका अरुण कुमार दुबे, जिनका कहना है कि नहीं, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए ताकि कई और चेहरे भी सामने आएंगे। फिलहाल मामला कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। जी
बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह की नाराजगी अब खत्म हो गई है। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को आरजेडी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया है। लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने के लिए आज ही सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे और इससे पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव के साथ जगदानंद सिंह की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, जिसमें उनकी नाराजगी खत्म हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री और बेटे सुधाकर सिंह के कृषि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे और पिछले करीब 2 महीने से वो पार्टी कार्यालय भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद अब सब कुछ सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि लालू से मुलाकात के बाद जगदानंद सिंह ने मीडिया के किसी भी तरह के सवाल का जवाब नहीं दिया है। लालू जी से आज मुलाकात, लालू यादव से मुलाकात काफी देर तक साथ में बैठे, क्या बातचीत हुई सर? कल सिंगापुर भी सर सिंगापुर जा रहे हैं। क्या जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देंगे? प्रदेश अध्यक्ष आप रहेंगे या इस्तीफा देंगे सर? कल सिंगापुर नाराजगी प्लीज सर, नीतीश कुमार से या लालू यादव से? क्या नीतीश कुमार से नाराजगी है आपकी सर? आप इस्तीफा देंगे? बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी, क्या उससे आप नाराज हैं? सर एक छोटा सा सवाल है सर। सिंगापुर कल जा रहे हैं, उससे पहले लालू जी किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। इस्तीफा देंगे या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे सर? किडनी ट्रांसप्लांट कराना है सर लालू जी को। आप लोग और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान जल्द किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने रूपरेखा तैयार कर ली है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के प्रधान महासचिव होंगे। 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। राबड़ी देवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगी। साथ ही साथ शिवानंद तिवारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत होंगे। 10 राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे और सभी नामों की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आरजेडी को लेकर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तरफ से पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों की ऐलान अब जल्द ही कर दिए जाएंगे। 10 राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे, जिनमें से एक नाम राबड़ी देवी और साथ ही साथ शिवानंद तिवारी का है। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मिशन 60 के तहत सिवान सदर अस्पताल की सूरत और तस्वीर कुछ अलग ही बदल रही है। खुद जिले के डीएम सदर अस्पताल को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल की रंगाई हो गई है और दवा का भी स्टॉक पूरा कर लिया गया। सिवान सदर अस्पताल की बदली तस्वीर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मिशन 60 के तहत सिवान सदर अस्पताल की सूरत कितनी बदली है, हम जानने के लिए पहुंचे हैं सिवान सदर अस्पताल में। आप देख सकते हैं मिशन 60 के तहत कुछ काम किया गया है। आप देख सकते हैं बोर्ड रंग रंगाई सहित जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये कहा जाए कि जो उनके मिशन है उसकी सूरत बदली बदली से दिख रही है। हमारे साथ सिवान के प्रभारी सिविल सर्जन है, जानने की कोशिश करेंगे सर मिशन 60 के तहत क्या क्या काम किया हुआ है। मिशन 60 के तहत हम लोगों के यहाँ जिला अस्पताल में बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। ये आपके सामने है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपके हर दवा का ये डिस्प्ले है, डॉक्टर्स का ड्यूटी चार्ट है और अंदर में जाइए तो शेड बना हुआ है। जो पेशेंट हमारे आएंगे उनके अटेंडेंट को बैठने के लिए पर्याप्त सुविधा दी गई है और हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर का जो काम है वो बेहतर से बेहतर है। पहले से आपको बहुत अंतर आपको मिल रहा होगा। इस सदर अस्पताल की व्यवस्था, यहाँ का साफ सफाई, यहाँ जो मरीज़ के अटेंडेंट के बैठने का इंतज़ाम है, पानी पीने की व्यवस्था है, हर सुविधा देने का सरकार का प्रयास है। ये सदर अस्पताल के अंदर की हम कुछ तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है और ये आप देख सकते हैं ये डॉक्टर्स जो नर्सेज और तो कुछ व्यवस्थाएं दिखाने की कोशिश करेंगे कि बेड वगैरह आप देख सकते हैं। देखने से तो कुछ बदलाव जाहिर सी बात है, बदलाव लग रहा है। यानी ये कहें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जो मिशन 60 है उसके तहत सिवान सदर अस्पताल की सूरत कुछ बदली सा दिख रही है। जो काम बचा हुआ है वो काम सिविल सर्जन कहने के बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
और देखिए, झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी से फिर सुर्खियों में है। न्यूज 18 ने सर्द रात में अस्पताल के हालात की पड़ताल की, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग के कॉरिडोर में कई मरीज और उनके परिजन ठंड में ठिठुरते हुए नजर आए। इन्हें अस्पताल में बेड तो नहीं मिला, पर कंबल जरूर मिल गया। उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। गर्मी में फैलना और ठंड में सिकुड़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिम्स की व्यवस्था भी ठंड में सिकुड़ गई है? जी हां, हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल, जिसे आप राज्य का भी सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कह सकते हैं, वो है रिम्स। हम इस समय रिम्स के कॉरिडोर में हैं और आप देख रहे हैं कि कॉरिडोर में किस तरीके से लोग होता है। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 1 सप्ताह से है। हाँ, सर। क्या हुआ है? माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया। हाँ, तो बेड के लिए आपने नहीं कहा था क्या? बेड के लिए कहा था, लेकिन बोला बेड खाली नहीं है। तो रात बड़ी मुश्किल होती है ठंड में, तो क्या करें? क्या करें? हंसी ही ताकत है, मुस्कान ही ताकत है। क्या करें, झेलना पड़ता है। बाल बच्चा लिए झेल रहे हैं, क्या करें? बेटा है? बेटा है अपना। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको? 2 महीना करीब। तो 2 महीना से बेड नहीं मिला? 2 महीना से बेड नहीं, ऐसे ही जमीन में है। लेकिन देखिए, लोग बता रहे हैं कि महीनों हो गए, लेकिन सवाल है कि सरकारी व्यवस्था है, सबसे बड़ा अस्पताल है, तो भीड़ भी काफी यहाँ पर लगी रहती है और बेड फुल। रात में ठंड ज्यादा लगती है? ठंड नहीं लगता है, ये गोड़ जो है ना धुन देने लगता है। अच्छा। डॉक्टर साहब को बोले कि वो बेड दिलवा दीजिए। डॉक्टर साहब तो बोल कर हार गए, रोटी तक नहीं दिए तो बेड कर दिलाएंगे। कितने दिन हो गए आपको? 25-26 दिन हो गया। तो झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स पर कड़ी टिप्पणी की है और यह बदहाली की जो तस्वीरें हैं, बार बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से दावा किया था। मंत्री भी कहते हैं कि रिम्स सुधर गया है। कितना सुधरा है आप खुद देख सकते हैं, शायद रिम्स भी ठंड में सिकुड़ गया है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रांची की यजत का नाम दर्ज हुआ है। 5 साल और 7 महीने के इस बच्चे ने मात्र 25 सेकंड के अंदर एशिया के सभी 48 देशों के झंडे की पहचान कर ली और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल यजत के अंदर झंडे की पहचान के पीछे की ललक भारत का तिरंगा है। यजत से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची के यजत का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जी हां, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। यजत मात्र 5 साल 7 महीने का है, लेकिन इस 5 साल 7 महीने के बच्चे ने एशिया के 48 देशों के नाम सिर्फ 25 सेकंड में बोलकर ये ख्याति प्राप्त की है, ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। यजत हमारे साथ है। यजत को क्या पसंद है खाना? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। और ये क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें इंडिया है। क्योंकि इसमें इंडिया है। अच्छा, तो अब यजत ये बताओ, मैं एक एक करके पूछूंगा, तुमको बताना है, ठीक है? तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ, इधर देखना है तुमको। ये कौन सा है? इंडिया। ये चाइना। ये जापान। ये रशिया। ये सऊदी अरेबिया। ये मलेशिया। ये अफगानिस्तान। ये बहरीन। ये बांग्लादेश। ये कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे ये करना है? फ्रूट्स के नाम क्यों नहीं करने थे? एनिमल्स के नाम क्यों नहीं करने थे? फ्लैग ही क्यों? तुमको फ्लैग पसंद है क्या? हाँ। क्यों? ऐसा क्या? फ्लैग क्योंकि उसमें इंडिया रहता है। कोई कहीं पर भी जाता है और ये सुनते हैं, या न्यूज़ पे भी कोई देश का नाम, जगह का नाम सुनते हैं, तो इसके रूम में एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। रूम में बच्चे के रूम में लगा हुआ है, तो ये वहाँ जाते हैं, अपने स्टूल पे चढ़ते हैं, उसको स्पॉट करते हैं कि यहाँ पर है। यजत इस वक्त एक गूगल बॉय की तरह हैं, क्योंकि जितनी तेजी के साथ वो इस फ्लैग के बीच से उस नाम को सर्च कर लेते हैं, जो हम और आप नहीं बता पाएंगे इतने कम समय में, 25 सेकंड के अंदर। लेकिन यजत बताने में कामयाब रहे, इसलिए इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और अगली खबर दानापुर से, जहां अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पहली घटना बेटा की है, जहां अपने दोस्त की शादी में जा रहे मसौड़ी के 3 युवक बालू लदे ट्रक की चपेट में आ गए और उसमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे। वहीं दूसरी घटना मनेर के महीनावा की है, जहां बालू लदे ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई। दोनों शव को
कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं तीसरी घटना खगौल में हुई, जहां अपने परिवार के साथ जा रहे रामपुर फरीदपुर के युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया है। गया था तो उसको हम हाईटेक तक गेट पर तक छोड़ के हम चले आए हैं। कैसा है दोनों का? तब लड़की तो बेहोश हो गई है और लड़का जो उसका वो ठीक अपने नॉर्मल है, दोनों साथ में हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले दोनों? वो बोल रहे थे कि फरीदपुर। और रांची में एचईसी के कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रोजेक्ट की बिल्डिंग में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। एफएफपी, नेहरू पार्क, एचएमबीपी और झारखंड बिजली बोर्ड होते हुए एचईसी मुख्यालय पर जमा हुआ। साथ ही एचईसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एचईसी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।